हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज का कंप्यूटर साइंस सेशन लेकर आपके सामने हूं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर रोज 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, सो दैट हम अच्छे से टॉप 50 टॉप 100 टॉपिक्स रिवाइज करें। और आपके लिए इसी सीरीज में इसी समय पर मैं गेट के PYQs जो नेट में बने हैं वो भी आपसे डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों को मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों के हों वो मिल सके, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अपन ट्राई कर सके। तो आज का सेशन नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। पिछले बार 2024 के रीनेट एग्जामिनेशन में भी नॉर्मलाइजेशन का बड़ा सवाल था और आप लोगों के लिए बहुत ही इजी अप्रोचेबल 2 नंबर है जो नॉर्मलाइजेशन आपको दिला सकता है। कभी कभी इनके ऊपर पैराग्राफ क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के कम से कम 6 से 10 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज का मेरे सेशन की। पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर लेके आती हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी फॉर जून कोर्स, जून 2025 के सिलेबस को अगर आप मेरे साथ पूरा पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स इन ऑर्डर टू बाय द कोर्स। आपके लिए कंप्लीट कोर्स जो है वो मैं कवर करवाती हूँ CS का और पेपर 1 का, तो सब कुछ आपके पास एक ही जगह हो जाएगा। अगर आप लोग अभी क्रैश कोर्स लेना चाहते हो कंप्लीट पेपर 1 का, उनकी पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। सिलेक्शन पैकेज के नाम पर मिल रहा है, प्राइस आपके सामने है। हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है किसी भी टेबल के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि हम उस टेबल को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरीके से कोई भी रिडंडेंसी का इशू या आप कह सकते हो कोई भी एनॉमलिटी, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। से फॉर एग्जांपल आप अगर कोई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किसी को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट के समय कोई एनॉमली नहीं आनी चाहिए। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट की वजह से कोई एनॉमली नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसे करने के लिए हम लोग टेबल जो होती है ना, उस टेबल को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। टेबल को नॉर्मलाइज करने की आसान डेफिनेशन अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आप ये बोलिएगा, टू डीकम्पोज और टू डिवाइड अ बिग टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स और रिलेशंस इज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। एक्चुअली में डीकम्पोजिशन हम इसलिए करते हैं कि रिडंडेंसी कम हो जाए, बट एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन करने से रिडंडेंसी बढ़ भी जाती है। बट वो एक बेटर ट्रेड ऑफ है कि एनॉमली कम करना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन रिडंडेंसी पे काम करना। तो किसी भी एक बड़ी रिलेशन को छोटे छोटे रिलेशंस में कन्वर्ट करना, डीकम्पोज करना, ये नॉर्मलाइजेशन करना होता है। अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप टेबल्स को डिवाइड करते हो और उन टेबल्स को आपस में लिंक करके डेटा को नॉर्मलाइज फॉर्म में स्टोर करके रखते हो। डेटा की इंटीग्रिटी इंप्रूव करना और रिडंडेंसी को रिमूव करना या एलिमिनेट करना एनॉमलीज को, ये इसका मेन टास्क होता है। अगर मैं बात करूँ तो डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना नॉर्मलाइजेशन करना होता है। इसके लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमारे पास में टोटल फर्स्ट NF, सेकेंड NF, थर्ड NF, BC NF, फोर्थ NF और फिफ्थ NF, ये सारी फॉर्म्स है जिससे सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसका मतलब होता है कि किसी भी एक रिलेशन के अंदर आपकी जो एक सेल वैल्यू होती है वो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू आप ना स्टोर करें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर टेबल के लिए वैसे भी होता है, क्योंकि आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशन का ये रूल होता है कि आपको एटॉमिसिटी मेंटेन करनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है। देन आती है आपकी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जो कहती है कि आपकी जो टेबल है वो पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होनी चाहिए। ये पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आप सभी लोगों के पास में जो कैंडिडेट की होती है या जो सुपर की होती है वो आपके पूरे के पूरे टेबल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने का काम करती है। जो आपका सुपर की या आपकी मिनिमम सुपर की, दैट इज कैंडिडेट की जो होती है, वो आपकी सारी की सारे टेबल के सभी मेंबर्स को फाइंड आउट, सर्च करने का काम करती है। तो ये जो कैंडिडेट की के मेंबर्स होते हैं इन्हें अपन कहते हैं प्राइम मेंबर्स, प्राइम एट्रीब्यूट्स। ये जो प्राइम एट्रीब्यूट है ये एज अ होल पूरी टेबल को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। बट अगर कोई एक इंडिविजुअल प्राइम एट्रीब्यूट अलग से नेतागिरी करे, अलग से अपनी दमदारी दिखाए कि मैं अकेले ही किसी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढ दूंगा, तो उसे कहा जाता है पार्शियल डिपेंडेंसी। इमेजिन करिएगा आपके पास में ऐसा AB मिलके है
जो किसी भी एक रिलेशन के ए बी सी डी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को ढूंढ रहे हैं, अगर अकेला ए सी को ढूंढे या अकेला बी डी को ढूंढ दे, तो इस केस के अंदर जो है आप लोग कह सकते हो कि आपकी जो कैंडिडेट की है, जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स थे वो मिलके सारी टेबल ढूंढ रहे थे, पर एक अकेला प्राइम एट्रीब्यूट अकेले जो है वो अपने दम पे कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढ रहा है, तो इसे अपन पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आपके रिलेशन में होती है तो आपकी टेबल कभी भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकती। इसी तरीके से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप लोगों की होती है अगर, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि आपकी टेबल मस्ट ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि इफ़ आपने बोला कि ए ने बी को ढूंढा और जो बी है वो सी को ढूंढ रहा है, तो इस केस में ये जो है ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को शो करता है। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं फाइंड आउट कर सकता। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट एनएफ, फिर उसके बाहर सेकेंड एनएफ और फिर थर्ड एनएफ है। अगर आपको सेकेंड एनएफ में होना है तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एनएफ में तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको थर्ड एनएफ होना है तो आपको सेकेंड एनएफ तो होना ही पड़ेगा, फिर आप जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करके थर्ड एनएफ में पहुंच सकते हो। ऐसे ही होती है आपकी बीसीएनएफ। अगर आप लोगों के पास में कोई भी इस तरीके का रिलेशन है वेयर एल्फा इज डिराइविंग बीटा, तो आपका जो एल्फा है इट मस्ट ऑलवेज बी सुपर की। अगर आपका एल्फा सुपर की है, ओनली एंड ओनली इन दैट कंडीशन आप लोग बीसीएनएफ फॉर्म में जा सकते हो। एंड दिस इज फॉर ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी। कोई भी गिवन रिलेशन में आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होती है, एंड ईच एंड एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपका जो डिटर्मिनेंट होता है, जो आप लोगों का एल्फा होता है, वो हमेशा सुपर की होना चाहिए, नहीं तो आप बीसीएनएफ में नहीं हो सकते हो। इसी तरीके से आपका फोर्थ एनएफ जो है वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करता है, और आप लोगों का फिफ्थ एनएफ आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी को जो है वो आपके एलिमिनेट करता है। इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी हम चेक करते हैं तो हम सबसे पहले सबसे बाहर वाली चेक करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बाकी सारी अंदर वाली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी या आपकी ट्राई हो जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले देखो, फिफ्थ एनएफ और फोर्थ एनएफ बहुत कम आते हैं क्वेश्चंस। बीसीएनएफ हम सबसे पहले चेक करते हैं, फिर हम थर्ड एनएफ, फिर सेकेंड एनएफ, और बाय डिफॉल्ट किसी में भी नहीं है तो फर्स्ट एनएफ में तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में जो है वो लिखा हुआ होता है। अब मैं जो आपको ट्रिक सिखा रही हूँ, सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपको चेक करना है। तो आप लोगों का जो बीटा है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो एल्फा जो है वो कैंडिडेट की का सबसेट नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी अकेला प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च नहीं कर सकता। देन आता है आपका एल्फा टेंड्स टू बीटा। अगर लिखा है तो या तो एल्फा आप लोगों का सुपर की हो, या फिर आप लोगों का जो बीटा हो वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो। क्यों? ये कहता है कि कोई भी नॉन प्राइम किसी भी नॉन प्राइम को नहीं ढूंढ सकता। तो यहाँ पर अगर आप लोगों का प्राइम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड एनएफ हो जाएगी आप लोगों की। और अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और ये आपका सुपर की हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको थर्ड एनएफ कभी भी चेक करना है तो आप दो कंडीशन चेक कर सकते हो। आप कभी भी कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखो, या तो आपका एल्फा सुपर हो या फिर आपका जो बीटा है वो क्या हो, प्राइम हो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होती है तो आपका वो फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड एनएफ में। ये सभी के सभी अगर फंक्शनल डिपेंडेंसीज में फॉलो होता है देन यू कैन से कि थर्ड एनएफ है। इसी तरीके से आप लोगों के पास में आता है, अगर बीसीएनएफ फॉर्म देखना है तो आपको बस एक ही कंडीशन चेक करनी है, एल्फा हमेशा सुपर की होना चाहिए। तो ये सारे आपके रिलेशंस होते हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, दोबारा से देख लो। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एनएफ में होती है। अगर मैं बोलती हूँ कि आपके पास में सिंगलटन कैंडिडेट की है, मतलब कैंडिडेट की में एक ही एट्रीब्यूट है तो एक ही प्राइम एट्रीब्यूट होगा, तो कभी भी आपकी जो टेबल है वो सेकेंड एनएफ वायलेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब प्राइम एट्रीब्यूट ही एक ही है तो पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी ही नहीं। देन आता है कि सारे के सारे रिलेशन में अगर आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं सभी के सभी, तो आप लोगों का रिलेशन हमेशा थर्ड एनएफ फॉर्म में होगा। अगर मैं बोलूं तो थर्ड एनएफ फॉर्म बेस्ट फॉर्म या एडुकेट फॉर्म कहा जाता है किसी भी एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस के लिए। देन आपका हर बाइनरी रिलेशन, मतलब अगर आपके पास में सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट है पूरी की पूरी टेबल में, तो वो हमेशा बीसीएनएफ फॉर्म में होगा। दोनों में से क्योंकि एक तो हमेशा सुपर की होगा ही होगा, तो इसीलिए वो हमेशा बीसीएनएफ में होगा। कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर एल्फा टेंड्स टू बीटा लिखा है, जहाँ पर बीटा एल्फा का ही सबसेट है, तो उसे ट्रिवियल बोला जाता है। से फॉर एग्जाम्पल ए बी मिलके जो है वो ए को ढूंढ दे, दिस इज फंक्शनल डिपेंडेंसी विच इज ट्रिवियल। देन आता है आप लोगों का लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ये जो दो प्रॉपर्टीज किसी भी एक डिकम्पोजिशन की होती है, ये हमेशा थर्ड एनएफ में पॉसिबल होती है। ठीक है ना, थर्ड एनएफ में हमेशा ये आप लोगों का पॉसिबल होता है। बीसीएनएफ जो है वो आप लोगों की डिपेंडेंसी को प्रिजर्व नहीं करती। कुल मिला के आप लोगों का लॉसलेस तो हो सकता है बीसीएनएफ, बट आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो ऐसा जरूरी नहीं है।
कुछ क्वेश्चंस है, करके देखते हैं कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। BCNF है, 5th NF है, 1st NF है और इफ लिखा है, इफ एंड ओनली इफ के लिए IFF यूज करते हैं, आपको बस मैच करना है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपका डी का हो जाना चाहिए था, आपका 3, तो डी का 3 और आंसर मेरा यहीं पर खत्म। आप लोग किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके कर सकते थे। देन आता है आपके पास में एक रिलेशन है, रिलेशन में आप लोगों को x, y, z और w दिए हुए हैं, फंक्शनल डिपेंडेंस भी गिवन है और आपको बताना है कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होगा। देखो इसको करने का एक आसान तरीका ये है कि आपके पास x है, y है, z है और w है। इस तरीके से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लिख लो। एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद में फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाओ और इस तरीके से जो है वो आप लोग जो है इनका ग्राफ बना लो। x जो है वो y को डिराइव कर रहा है, z जो है वो आप लोगों को w को डिराइव कर रहा है। अब जो आप लोगों के इनकमिंग एज वाले एलिमेंट्स हैं उनको तो कोई ना कोई डिराइव कर रहा है, बट जो आप लोगों के ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, इसका मतलब उन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा है। जब उन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा है तो उनको खुद को ढूंढना पड़ेगा। इन्हें कहा जाता है एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो आप लोगों का यहाँ पर x और z क्या है, एसेंशियल एट्रीब्यूट है। एसेंशियल एट्रीब्यूट नाम से ही पता चल रहा है एसेंशियल है, क्योंकि इन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा है तो इन्हें अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमेशा और हमेशा कैंडिडेट की के अंदर आएंगे ही आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म चेक करने से पहले आपको कोई भी टेबल का कैंडिडेट की निकालना कंपलसरी है, उसके बिना आप नहीं निकाल सकते नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने कैंडिडेट की के लिए 2 कंटेंडर चुने। आप इनका क्या कर लीजिए, क्लोजर निकाल लीजिए। तो x को ढूंढ देगा, फिर x y को ढूंढ देगा, z अपने आप को ढूंढ देगा और z w को ढूंढ देगा। तो जो आप लोगों का x z है यही आपका क्या बन गया, कैंडिडेट की बन गया। अब आपको x z के साथ में और कोई कॉम्बिनेशन बना के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कोई कैंडिडेट की यहाँ पर बनेगी नहीं। सुपर की बन सकती है पर मिनिमल सुपर की ही कैंडिडेट की होती है, तो यहाँ पर कैंडिडेट की बनाने की आपको जरूरत और कोई है नहीं। तो आपके पास में ये आ गया है। बट अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करो तो x z आप लोगों का कैंडिडेट की है और अकेला x जो है वो y को ढूंढ रहा है, अकेला z जो है वो आप लोगों के w को ढूंढ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप लोगों की क्या नहीं है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकती है। तो आपकी प्राइमरी की ऑब्वियसली कैंडिडेट की प्राइमरी की x z आ गया और बाय डिफॉल्ट हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी है, इस वजह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होंगे। इसी तरीके से एक और सवाल हम लोग करके देखते हैं। देखो क्या लिखा है, ABCD लिखा है, आप लोगों को बताया जा रहा है और फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी गिवन है। आप लोगों को कह रहा है कि A C को ढूंढ रहा है और जो B है वो D को ढूंढ रहा है। अब अगेन यहाँ पर मैं AB चेक करूंगी, AB का क्लोजर निकालो, आपको A से B मिल जाएगा I mean C मिल जाएगा, D मिल जाएगा। तो AB क्या हो गया, आप लोगों का कैंडिडेट की बन गया है। अगेन पार्शियल डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो ये क्या नहीं हो सकता, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता। और अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ही नहीं बनाए तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या BCNF चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्या होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ABCD है, AB जो है वो मिलकर आप लोगों के C को ढूंढ रहे हैं, फिर AB जो है वो मिलकर आप लोगों के D को भी ढूंढ रहे हैं, C जो है वो अकेला आप लोगों के A को ढूंढ दे रहा है और D जो है वो अकेला आप लोगों के B को ढूंढ दे रहा है। अब अगर यहाँ पर नोटिस करो तो कोई भी आपके पास में क्या नहीं है, कोई भी आपका एसेंशियल एट्रीब्यूट यहाँ नहीं है। तो यू हैव टू ट्राई ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पहले सिंगल सिंगल ट्राई करती हूँ। क्या A से अकेले से मुझे कुछ मिलने वाला है, जी नहीं। क्या B से अकेले से आपको कुछ मिलने वाला है, जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम C से ढूंढते हैं। C से अकेले से आपको A भी मिल रहा है और C भी मिल रहा है, बट इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, तो C अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बात करूँ तो क्या D अकेले, तो मैम D को ढूंढ दे रहा है, B को ढूंढ दे रहा है, इसके अलावा ये भी आपका कंटेंटर नहीं है। तो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सबसे पहले मैं बना देती हूँ चलो AB का कॉम्बिनेशन। तो AB से आप लोगों को A और B मिल जाएगा, इसके अलावा आप लोगों को जो है वो C भी मिल जाएगा और D भी मिल जाएगा। तो AB जो है वो आप लोगों की क्या हो गई, पहली कैंडिडेट की हो गई। इसी तरीके से आपको और भी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। से फॉर एग्जांपल अब मैं जो है वो BC को ट्राई करती हूँ, ठीक है, लेट मी सी। तो B और C से अगर आप लोग नोटिस करो तो आपको B भी मिल जाएगा, आपको जो है वो C भी मिल जाएगा। अगर यहीं पर नोटिस करूँ तो C से आपको A मिल जाएगा और AB से आप लोगों को D भी मिल जाएगा। तो क्या BC भी यहाँ पर कैंडिडेट की हो गया, लेट मी सी। फिर आपका CD भी चेक कर लीजिए। तो C से आपको C मिल जाएगा, A मिल जाएगा, फिर आप लोगों के पास में जो है वो D से आपको B मिल जाएगा और AB से आप लोगों को D। तो ये भी आप लोगों को जो है कैंडिडेट की बनने का कंटेंडर है। देन अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपको और कोई कॉम्बिनेशन, क्या मैं AD को यहाँ पर ले सकती हूँ, लेट मी सी। AD को अगर आप लोगे तो आपके पास में क्या क्या आ सकता है, आपके पास में A आ सकता है, आपके पास D की वजह से B आ जाएगा, इनकी वजह से C और D, ये भी आपका बन गया। फिर अगर मैं बात करूँ तो BD, सारे 2 वाले कॉम्बिनेशंस देख लो, क्योंकि कोई भी एसेंशियल एट्रीब्यूट तो है ही नहीं ना, तो सारे के सारे आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के पास में B से B आ गया, फिर आपके पास में D आ गया, बट आप लोगों का जो D भी है
और कुछ आपको नहीं दे रहा है, तो ये आप लोगों का कैंडिडेट की नहीं बनेगा। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए क्या, ए बी देख लिया, फिर ए से डी देख लिया, ए से सी नहीं देखा, तो ए से सी देख लीजिए, तो आपको ए मिल जाएगा, फिर आपको सी मिल जाएगा, एंड दैट इज इट। ए सी जो है वो आप लोगों को और कुछ नहीं देने वाला है। फिर बी से मैंने देखो आप लोगों का बी से सी देख लिया, बी से ए देख लिया, बी से डी देख लिया, दैट इज इट। सी से जो है वो मैंने बी भी देख लिया, ए भी देख लिया और डी भी देख लिया। बस यही आप लोगों के सारे 2 वाले कॉम्बिनेशन से जो बन गए हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो आप लोगों के पास में देखो ए बी कैंडिडेट की है, तो ये आप लोगों का BCNF है, ये भी आपका BCNF है। अब अगर आप नोटिस करो तो बी और सी मिलके कुछ डिराइव कर रहे थे, पर सी अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है, ए को डिराइव कर रहा है। बट इसमें खास बात ये है कि आप लोग प्राइम से प्राइम ढूंढ रहे हो, तो BCNF भले ही ना हो, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, थर्ड NF फॉर्म तो मेंटेन कर रहे हो। देखो भले ही यहाँ पर जो आपका अल्फा है वो आपका सुपर की ना हो, बट जो आपका बीटा है वो आप लोगों की क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है प्राइम से प्राइम अगर मिल रहा है, तो थर्ड NF हम है। BCNF भले ही नहीं है, पर थर्ड NF अभी तक हम मेंटेन कर रहे हैं। फिर डी से बी, तो भी यही चीज़ हो गई। यानी अगर आप लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। वैसे भी बाय डिफॉल्ट मैंने आपको एक नोट सिखाया था, इफ ऑल द एट्रीब्यूट्स इन योर टेबल आर प्राइम एट्रीब्यूट्स, इस केस में ए बी प्राइम है, बी भी प्राइम है, सी बी और डी बी सारे प्राइम है। इफ ऑल द एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल आर प्राइम, देन दैट टेबल इज एक्चुअली ऑलवेज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो अगर आप चेक नहीं भी करते तो भी आप लोगों का आंसर डायरेक्टली निकल जाता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा नॉर्मलाइजेशन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपके लिए इसी तरीके की सीरीज में ला रही हूँ, सो दैट आप लोगों के सारे चीज़ें मैं रिवाइज करवा सकूँ। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। अगले सेशन में मैं रिवाइज करवा दूंगी आप लोगों को। ये हमारे हैंडल्स हैं, आप इन पे हमको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए रात को 9 बजे और सुबह 8 बजे पेपर 1 के भी फ्री सेशंस चल रहे हैं, यू कैन फॉलो अस देयर। और अगर आपको मुझसे कंप्यूटर साइंस समझ में आता है तो आप जून कोर्स के लिए एलिजिबल है, जून कोर्स को आप लोग ले सकते हो। आपके पास में सपोर्ट नंबर है, यू कैन कॉल देयर एंड ज्वाइन मी फॉर जून एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।